हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद। और आज हम डिस्कस करेंगे वही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उनके लिए प्रोबेबिलिटी। इसमें ना आज की डेट में ना 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, और हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि ये नया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में इस कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करें, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हुए, ताकि किसी बच्चे ने पहले पढ़ा हो भी हो और जिसने नहीं पढ़ा हो उसको भी कोई दिक्कत नहीं। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के, उसका जो कॉन्सेप्ट मेन तो है ना, इसमें क्या होता है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो है। यदि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना प्रोबेबिलिटी का, तो आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है ये। इससे इजी चैप्टर नहीं लगेगा फिर आपको, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन कहीं से करनी ही नहीं है। कॉन्सेप्ट यूज करना, आप कॉन्सेप्ट यूज करो, विद इन 10 to 15 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। और यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर तो दिक्कत है। तो मेरी कॉन्सेप्ट जो फोकस रहेगा इसमें कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, ताकि आपको एग्जाम में किसी टाइप की कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भाई ध्यान से, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट का, किसी भी काम के होने ना होने के कितने चांस है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, कि मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, या ये बोल सकते हैं चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको ना काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने एक क्वाइन लिया, एक क्वाइन को 2 बार टॉस करा। हमें पता है क्वाइन के 2 फेस होते हैं, एक पे हेड होता है और एक पे टेल होता है। क्या होता है उसपे? हेड और टेल होता है। मैं सारी चीजें आपको कॉइन की पिक्चर में दिखाऊंगा, और हेड किसको बोलते हैं, टेल किसको बोलते हैं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें। ठीक है, अभी के लिए देखो, एक कॉइन के 2 फेस होते हैं, एक साइड में हेड और एक साइड में टेल। यदि एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस करा तो क्या हो सकता है? पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है ना? या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है। क्लियर? तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूं, तो मुझे दोनों बार हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, अब देखो, जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो तो हम कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड मतलब दोनों कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो इन 4 केस में से एक ही केस ऐसा बन रहा है जिसमें ये है कि हेड आ रहा है, तो उस केस को बोल लेंगे ये हेड हेड आ रहा है। तो ये इसका हो गया फेवरेबल केस, मतलब कि इस इवेंट का ये इवेंट है कि जिसमें दोनों हेड आ रहे हैं, तो हेड हेड आने की इसका फेवरेबल केस कितने होंगे? एक हो गया, वन। और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं? टोटल 1 2 3 4, 4 केस बन रहे हैं। तो 1/4 क्या हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे सिंगल कॉइन को टॉस करा, मान ली एक ही कॉइन को टॉस करा, तो उसमें हेड आने के चांस कितने हैं? एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो क्या बनेगा, हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हेड और टेल, ये दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ सकते हैं या टेल आ सकता है। तो इसके फेवरेबल चांस हेड आएंगे तो 1 हो गया, क्योंकि एक ही बार में हेड आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ चांस कितने हो गए इसके? हेड और टेल, मतलब जो उसकी आउटकम होगी वो 1। तो ये हो गया 1/2 इसकी। ओनली यदि 1 कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। यदि 2 कॉइन टॉस करते हैं एक साथ, या एक कॉइन को 2 बार टॉस करा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है, यदि उनमें दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे इंडिया का और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, क्रिकेट का मैच है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? इंडिया जीत भी जाए, इंडिया हार भी सकता है, और वो क्या है, ड्रा भी हो सकता है। क्लियर? ये 3 पॉसिबिलिटी होगी। तो यदि ये इक्वली लाइकली है तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया के जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? देखो भाई, फेवरेबल केस इंडिया का एक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस कितने? 1 2 3, 1/3 उसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जीतने की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी काम हम करने वाले हैं तो उसके वो काम होगा, उसके चांस कितने हैं वो कैलकुलेट करने का एक वे है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका जो सिलेबस है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या है, इस टाइप के एक तो क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डाइस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड्स उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, या फार्मूला बेस पे आते हैं, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो इस टाइप से है ये कि सारी की सारी टाइप है ना, हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, और इसी क्लास में कोशिश रहेगी कि इसी क्लास में फिनिश करें।
ठीक है। अब हम कुछ बेसिक जो टर्म्स है इससे रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको आइडेंटिकल कंडीशन पे बार बार करें, लेकिन जो आउटपुट है, जो उसके आउटकम है, वो फिक्स नहीं हो। मतलब जैसे एक कॉइन को टॉस करा हमने, तो उसमें इसको बोलते हैं हेड। जहां एम्बलम जिस साइड में छपा होता है ना, प्रिंट ये होता है, उसको बोलते हैं हेड बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे इस साइड जिस जहाँ ये ₹1 लिखा होता है, उसको बोलते हैं टेल बोलते हैं। अब एक कॉइन को टॉस करा हमने, तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हम कुछ फिक्स तो नहीं बोल सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, बट द आउटकम इज इन ए ट्रायल इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम। ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे एक कॉइन को टॉस करा हमें, तो ये तो नहीं पता कि हर बार टू हेड ही आएगा या हर बार टेल ही आएगा। हेड और टेल में से एक आएगा, ये जरूर है। ठीक है। तो इसको बोल दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहाँ जो आउटकम हो वो फिक्स नहीं होती, पर जो सेवरल पॉसिबल आउटकम है उनमें से एक आउटकम होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन को 100 बार टॉस करा, तो हेड क्या है, 60 बार भी आ सकता है, और टेल 40 बार भी आ सकता है ना? या ये भी हो सकता है कि हेड आ जाए 35 टाइम्स और टेल आ जाए 65 टाइम्स। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो फिक्स नहीं है, मतलब कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, या हेड 50 टाइम्स ही आएगा, पर आएगा हेड या टेल ही। ठीक है। ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं? एलिमेंट्री इवेंट वो होते हैं जो भी हमें ये रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, जो उसकी जो इन ईच आउटकम होती है ना, वो एलिमेंट्री इवेंट बोला जाता है। जैसे ये क्या है, हेड और टेल। तो इसमें हेड और टेल आ सकते हैं ना, एक पॉइंट टॉस करें, तो ओनली हेड का आना वो क्या हो जाएगा, उसका एक एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। जैसे टेल, टेल भी आ सकता है, तो टेल का भी एन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर? अब देखो भी ध्यान से, सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है, जैसे कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करा, तो उसकी जो टोटल आउटकम है ना, उनका जो सेट बनेगा उसको बोले सैंपल स्पेस। जैसे एक कॉइन टॉस करा, तो वन कॉइन टॉस, तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, एस से डिनोट करते हैं इसको, तो इस केस में बन जाएगा हेड एंड टेल। दो ही पॉसिबिलिटी। जैसे दो कॉइन टॉस करेंगे, टू कॉइन टॉस, तो उस वाले केस में सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा कि पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल टेल। तो ये चार पॉसिबिलिटी बनती है दो कॉइन टॉस करने की। यदि हम थ्री कॉइन टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी? तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, देखो भाई, तीनों पे हेड आ सकता है ना? या दो पे हेड एक पे टेल आ सकता है, मतलब उसमें ये हेड हेड टेल, पहले दो पे हेड फिर टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड हेड। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, एक टेल भी आ सकता है, मतलब हेड, एक टेल तो हो गया, दो टेल आ सकते हैं, मतलब वन हेड या टू टेल। ये पॉसिबिलिटी बनती है, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या तीनों पे टेल आ सकता है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ, उसकी जो टोटल आउटकम है ना, सब आउटकम जो पॉसिबल आउटकम है, उसका जो सेट बनेगा वो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्लियर? जैसे एक डाई टॉस करी, या डाई को रोल कराया, थ्रो करा, डाइस में क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं, और सभी फेस पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट होते हैं। तो उसका जो पॉसिबल सैंपल स्पेस बन जाएगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये डाई भी दिखाऊंगा मैं इसकी पिक्चर, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या होता है। ठीक है। तो वो हमारा सैंपल स्पेस होता है। क्लियर? अब कंपाउंड इवेंट क्या होता है? जैसे मैंने पहले वाले केस में बताया था कि इवेंट जो एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, कि जो आउटकम का एक सिंपल आउटकम होना, वो क्या है, एलिमेंट्री इवेंट होता है। यदि एलिमेंट्री इवेंट का कंबाइन कर दे उनके दो और मोर एलिमेंट्री इवेंट, तो वो क्या बोलते हैं, उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। जैसे एक डाई थ्रो करी हमने, तो हमें पता है डाई थ्रो करेगी तो जो पॉसिबल आउटकम है वो ये है, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि इनमें से कोई भी एक आ सकती है, एक डाई थ्रो करेंगे एक बार तो यदि मैं बोला हूँ कि एक इवेंट ई है, जिसमें क्या है कि जो डाई का जो ऊपर फेस हो उसमें क्या इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है।
इवन नंबर कौन कौन से होते हैं हमें पता है भाई, 2 4 6, क्योंकि डाई पे तो ओनली 6 तक ही नंबर होते हैं, 1 to 6 तक। तो ये हो गया। तो ये एक इवेंट ऐसा हो गया जो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इवेंट हो गया, कि डाई पे 2 भी आ सकता है, या डाई पे 4 आ सकता है, और डाई पे 6 आ सकता है। यदि डाई पे 2 4 6 में से यदि कोई भी आया, तो उसका मतलब ये इवेंट ओकर हो गया उस टाइम पे, है ना। कंबाइनिंग इवेंट हो गया ये। एक तो ये पहली बात, तो ये कंपाउंड इवेंट हो गया। क्या हो गया ये? कंपाउंड, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है। दूसरी बात, यदि डाई पे हमने डाई थ्रो करी और उसमें से 2 भी आ जाए, 2 आ गया, 4 या 6, इनमें से कोई भी नंबर आ गया, इसका मतलब ये इवेंट ओकर हो गया, है ना। यदि उस डाई पे मैं बोलूँ यदि 3 आ गया, तो क्या ये इवेंट ओकर हो गया? कि नहीं हुआ, क्योंकि 3 तो एक ओड नंबर है, इवन नंबर तो है ही नहीं। तो occurrence और इवेंट क्या होती है? एन इवेंट ए एसोसिएट टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेट टू occur if any one of elementary event associated to it is an outcome। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इवन नंबर था, इवन नंबर वाला इवेंट था, तो 2 4 6 में से कोई भी आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये इवेंट ओकर हो गया, क्योंकि उसी का एलिमेंट्री आउटकम आ गया है। ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, टाइप ऑफ इवेंट कौन से होते हैं? देखो भाई, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? जैसे हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, वो होना ही है, मतलब वो आएगा ही आएगा। जैसे एक डाई थ्रो करी, ठीक है, डाई में हम पॉसिबल आउटकम हमें पता 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। तो इनमें से ही कोई ना कोई नंबर आएगा। तो हम डाई थ्रो करें, ई एक इवेंट मान लिया कि डाई थ्रो करे, जो उसमें नंबर आए ना वो लेस देन 7 आए, तो ये इवेंट शोर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब डाई थ्रो करेंगे ना, 1 to 6 तक ही नंबर आएगा, तो हर नंबर तो लेस देन 7 है, तो ये शोर इवेंट हो गया। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो शोर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। या फेवरेबल आउटकम क्या है? सारी की सारी तो फेवरेबल आउटकम है, 6 की 6, क्योंकि 6 में से कोई भी नंबर आएगा वो लेस देन 7 होगा, तो फेवरेबल आउटकम हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है इसकी? जब डाई थ्रो करेंगे तो 6 ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जो होकर हो ही नहीं सकता। मान लिया यही मैं बोल देता कि ई एक इवेंट है, कि उसमें क्या होना चाहिए, जो नंबर आएगा ना डाई थ्रो करने पे, तो वो नंबर क्या है? ग्रेटर देन 7 आना चाहिए। क्या डाई पे नंबर ग्रेटर देन 7 होता ही नहीं है, तो वो नंबर आएगा कैसे? इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि इसका फेवरेबल केस, जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस आएंगे वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, क्योंकि डाई पे नंबर ग्रेटर देन 7 होता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? हमेशा 0 होती है। अब कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है? अब देखो भाई, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब डाई थ्रो करी, ई एक इवेंट मान लिया कि उसमें जो है इवन नंबर आ रहा है। क्या नंबर आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है 2 4 6। तो ई का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? ई का कम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा कि उस पे नोट ए इवन नंबर, मतलब कि इवन नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? 1 3 5 हो जाएंगे, क्योंकि डाई थ्रो करते हैं तो उसमें जो 6 पॉसिबल आउटकम होती है, उसमें से ई एक इवेंट माना था कि उसमें इवन नंबर आना चाहिए, है ना। और ई कंप्लीमेंट जो ई डैश या ई बार या नोट ए ई से डिनोट किया जाता है, तो वो क्या है? नोट ए इवन नंबर है, तो इवन नंबर नहीं होगा तो 1 3 5 ओड नंबर होगा। अब देखो भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने? 2 4 6, 3 केस हो गए। और टोटल नंबर ऑफ केस कितने? 1/6, मतलब 6 है, तो ये क्या हो गया? 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई किसके बराबर है? इसमें भी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं? 1 2 3, 1 3 5 में से कोई भी आएगा वो, मतलब इवन नंबर नहीं होगा, तो 3। और टोटल नंबर ऑफ केस तो कितने? 1 to 6 तक है, मतलब ये भी क्या हो गया? 1/2। अब एक चीज देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई, वो किसके बराबर होगी? 1/2 प्लस 1/2, 1/2 है, 1/2 ये हो गया 1। तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो कंप्लीमेंट्री इवेंट होते हैं आपस में, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? वो हमेशा 1 होता है। एग्जाम में पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट की ई की दे देगा, नोट ई की पूछ लेगा, उसको क्या हमें 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना उधर ले जाके। क्लियर? तो उससे हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी। जैसे यहीं पे मैं लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई किसके बराबर आ जाएगा? नोट ई आ जाएगा 1, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर? ये हमारा इस टाइप से ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है।
अब देखो भी ध्यान से, इक्वली लाइकली इवेंट कौन से होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं कि मतलब वे इवेंट जो जिनके होने के चांस है वो इक्वल हो। जैसे एक कॉइन टॉस करा, हेड और टेल आ सकता है, तो हमें बताया हेड और टेल आने के जो चांस है वो इक्वल है। यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ चांस कितने हैं? इसके दो है, हेड और टेल में से कोई भी आ जाएगा। और फेवरेबल चांस कितने हैं हेड आने के? एक है, तो 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाल लेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगी? वो भी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वली लाइकली इवेंट हो गई। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट वे होते हैं जिसमें कि आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर उनपे डिपेंड नहीं हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट। मान लिया एक तो कॉइन टॉस करा और एक आपने एग्जाम दिया। आपने एग्जाम दिया तो आज उसमें पास भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो, है ना? और कॉइन टॉस करा तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप? आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। कॉइन का टॉस करना आपके एग्जाम में पास या फेल होना उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गए? दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। क्लियर? डिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं? डिपेंडेंट इवेंट भी होते हैं जहां पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लेइंग कार्ड्स है। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। बताऊंगा ये, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा इस, क्योंकि ये कई टर्म है इससे रिलेटेड ना, जो एग्जाम में आ जाती है। तो प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड होते हैं 26। वो जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब मैंने एक कार्ड निकाला और वो रेड था, और रेड कार्ड निकाल लिया, वो अपने पास रख लिया, तो उसकी रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26 में से कोई कार्ड निकलेगा रेड, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने? 52। तो 52 में से 52 चांस हो गए कोई भी कार्ड निकालने हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। अब एक रेड कार्ड निकाल लिया, वो उसमें अंदर नहीं, वो उसको है ना हमने क्या करा कि बाहर ही रख लिया। तो अब कितने कार्ड रेड बच गए? अब रेड कार्ड बच गए भाई कितने? 25। और टोटल कार्ड कितने बच गए? टोटल कार्ड बच गया 51, क्योंकि एक रेड कार्ड निकाला वो तो उसके अंदर डाला ही नहीं, वो वापस रख लिया अपने पास ही, है ना? तो अब रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड निकालने की अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अब तो 25 में से ही कोई निकलेगा, तभी तो उसका फेवरेबल केस बनेगा। 25 डिवाइडेड बाय 51। तो ये क्या है? डिपेंडेंट इवेंट हो गया आपस में, क्योंकि हमने पहला इवेंट था कि पहले में जो कार्ड निकला वो रेड कार्ड हो, और दूसरा भी इवेंट क्या था? दूसरा भी रेड कार्ड हो। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगी? ठीक है, तो इस टाइप से ये जो इस टाइप के इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जहां पे यदि एक इवेंट होगा ना तो दूसरा इवेंट नहीं होगा। इफ द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट, उनको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। जैसे एक कॉइन टॉस करा तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो एक इवेंट E1 मान लिया कि हेड आना चाहिए, और दूसरा एक इवेंट E2 मान लिया कि टेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए, मतलब कि या तो हेड आएगा, यदि हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता, टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता। ये बोल सकते हैं कि इन दोनों इवेंट में है ना कोई भी कॉमन नहीं होगा, मतलब कि कॉमन जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है, तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी सेट हो गया। तो वे हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे डाई वाला केस है। यदि हमें एक इवन एक इवेंट मान लिया कि इवन नंबर आना चाहिए, है ना? तो उसमें क्या है? 2, 4 और 6 पॉसिबिलिटी होगी, इनमें से कोई नंबर आएगा इवन। और E2 एक इवेंट मान लिया कि ओड नंबर आना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 5, ये पॉसिबिलिटी होगी। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? क्योंकि या तो इवन नंबर आ सकता है या ओड नंबर आ सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो इवन इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? E2, वो भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। यदि मैं यहीं पे मैं एक E3 इवेंट मान लेता हूँ, जो नंबर आए वो प्राइम नंबर आए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3 और 5 होते हैं, है ना? क्योंकि डाइव का जो सैंपल स्पेस बनेगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही तो 6 पॉसिबिलिटी है। तो प्राइम नंबर ये होगी। क्या E1 एंड E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें और इसमें टू कॉमन आ गया,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E3, मतलब जो दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, और ये दो एम्प्टी सेट तो हुआ नहीं, 5 तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्लियर। अब आगे एग्जॉस्टिव की बात। टू और मोर इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज ए सैंपल स्पेस। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि दो और मोर देन टू इवेंट, टू और मोर देन टू इवेंट वो क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे यदि उन सबका यूनियन क्या है, सैंपल स्पेस के बराबर हो। जैसे इस वाले केस में देखो, सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि मतलब कि उन इवेंट में से जब भी वो इवेंट, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा थी, उन इवेंट में से कोई ना कोई एक इवेंट तो होगा ही होगा। जैसे इस वाले केस में देखो, E1 और E2 इवेंट है, यदि हमने एक कॉइन, एक डाई थ्रो करी, तो या तो इवन नंबर आएगा या ओड नंबर आएगा। हम E1 यूनियन E2 निकालते हैं, तो ये E1 और ये E2 है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। 1 2 3 इधर ओड नंबर, 4 इवन, 5 ओड और 6 इवन। तो ये, और ये क्या हमारा सैंपल स्पेस के बराबर है, क्योंकि ये हमारा सैंपल स्पेस तो यही था 1 to 6 तक। तो E1 E2 क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, और E1 E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी है। और यदि आप थोड़ा और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहोगे तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3, E3 जो मैंने माना था प्राइम नंबर, इन सब का जो यूनियन जो है, कंबाइंड यूनियन आएगा, वो भी क्या आएगा, सैंपल स्पेस के बराबर आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 5 ऑलरेडी है ही, तो यूनियन में जब हम एक ही बार लिखते हैं वो एलिमेंट, तो ये भी क्या सैंपल स्पेस, तो हम E1 E2 E3 ये भी क्या है, म्यूचुअली एग्जिस्टिव इवेंट है। ठीक है, पर ये सारे के सारे E1 E2 E3 ये पर सारे के सारे क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था E1 E3 में कॉमन एलिमेंट है, और एग्जिस्टिव एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि उनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये दो तीन बेसिक टर्म है, ये आपको बहुत काम की चीज है। अब चलते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट कौन सा होता है, श्योर इवेंट होती है। अब हमें पता है श्योर, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब जब भी एक्सपेरिमेंट होगा वो इवेंट तो होना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। दी प्रोबेबिलिटी, हाँ एक चीज रहेगी भाई, अब वो चीज ध्यान से समझना भाई। जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ना, हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जैसे श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। और इन इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो जो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इनके बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा इस इंटरवल में लाई करेगी, मतलब 0 से लेके 1 वाले में। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखो भाई, 0.2 है, हो सकती है 0.4 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 1.3 तो नहीं हो सकती। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक से बड़ी तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने रहेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, ये मैंने बताया था, या तो नोट ई लिखा मिलेगा, या ई के ऊपर बार मिलेगा, या ई डैश मिलेगा, तीनों का मतलब एक ही होता है। और ये क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट है, किसका, ई का इवेंट है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये क्या होता है, 1 होता है। तो ई डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हो जाएगी हमारी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 0.05, ये कितना आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या है, 0.46 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग मतलब कि नोट ई, मतलब उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट, अभी मैंने बताया वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए किसके बराबर आ जाएगी, नोट ए आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट्री इवेंट है। तो 1 माइनस 0.46, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0.54 आ जाएगी। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो भाई, अब जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझते हैं अच्छे से ध्यान से। टॉसिंग ऑफ एक कॉइन, यदि हम एक कॉइन को टॉस करें, वैसे मैंने ये बता दिया पहले ही, इसको बोलते हैं हेड बोलते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं, यदि ये फेस अप पर आता है तो इसको बोलते हैं टेल बोलते हैं। यदि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं,
एक कॉइन को टॉस करके, तो हमारा जो सैंपल स्पेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है हेड और टेल। मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। यदि दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनता है, दोनों पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आ जाए, ये सैंपल स्पेस बनेगा। यदि तीन कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, तीनों पे हेड आ सकता है, ठीक है, या दो पे हेड, दो पे हेड के कितने चांस हो जाएंगे, हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या एक पे हेड दो पे टेल, मतलब कि हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड। और लास्ट वाला एक केस और बनता है, वो क्या बनता है, टेल टेल टेल। ठीक है। अब एक चीज देखो भी ध्यान से, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चांस हो गए, एक मतलब 8 आउटकम होगी, पॉसिबल आउटकम होगी, ठीक है। अब देखो, यदि एक पॉइंट टॉस करा तो हमने पॉसिबल आउटकम मिली दो, मतलब 2 की पावर 1। यदि दो पॉइंट टॉस करे तो पॉसिबल आउटकम कितनी मिली, 4 मिली, मतलब कि 2 की पावर 2। यदि तीन पॉइंट टॉस करे तो कितनी मिली पॉसिबल आउटकम, तीन कॉइन वाले केस में 8 मिली, मतलब 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है। यदि हम n कॉइन टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम कितनी हो जाएगी, 2 रेज टू पावर n हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओगे कॉइन वाले केस में। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक कॉइन इज टॉस वन, ये दो बार टॉस करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है, यदि दो बार टॉस करेंगे तो क्या है, हेड और टेल, ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किसके बराबर आ जाएगी, जो उसका फेवरेबल केस है वो 1 है, टोटल नंबर ऑफ केस क्या 1/2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। टेल की भी सेम भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो भी 1/2, क्योंकि एक ही इसका फेवरेबल केस है, टोटल नंबर ऑफ केस कितनी है 2। व्हेन टू कॉइन आर टॉस, जब एक चीज देखो, या तो दो कॉइन टॉस हो एक बार, या फिर क्या हो, एक कॉइन को दो बार टॉस करा गया, मतलब सेम ही है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसमें क्या क्या सैंपल स्पेस बन जाएगा, हेड हेड हेड, दो बार हेड आ जाए, या हेड टेल, या टेल हेड, या दोनों बार टेल हो। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू हेड की, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, ये किसके बराबर हो जाएगी, फेवरेबल केस 1 है, तो वन, टोटल नंबर ऑफ केस कितने 4 है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टू टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दो टेल की प्रोबेबिलिटी, ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना है, एक ही है, एक ही बार में है ना, दो बार दोनों बार टेल आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ केस कितने 1/4, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वन हेड, वन हेड आने की, मतलब वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, वन हेड वाले केस में फेवरेबल केस कितने बनने, देखो हेड टेल या टेल हेड, ये दोनों इसके फेवरेबल केस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी एक हेड है और यहाँ भी एक हेड है, तो दो इसके फेवरेबल केस हो गए। टोटल नंबर ऑफ केस कितने है इसके आउटकम, वो 4 है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एट लीस्ट वन हेड, इसमें है ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कुछ, जैसे एट लीस्ट, एट मोस्ट, है ना। एट लीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, है ना, एट लीस्ट वन हेड, कि कम से कम एक ऐड होना चाहिए, मतलब एक ऐड भी हो सकता है और दो ऐड भी हो सकते हैं, 2 पॉइंट करेंगे तो इसके फेवरेबल केस कितने बन जाएंगे, एक तो ये और एक ये और एक ये, तीन। इन दोनों में तो एक है, इन दोनों में दो ऐड है, इसने बोला एटलीस्ट, तो वन भी ऐड हो सकता है और दो भी ऐड हो सकते हैं, तो फेवरेबल केस 3 बन गए। और जो टोटल नंबर ऑफ केस कितनी है इसके 4 है, आउटकम 4 है ना, तो 3/4 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। क्लियर। अब देखो भाई, व्हेन ए कॉइन, व्हेन थ्री कॉइन आर टॉस, या तो तीन कॉइन टॉस हो गया, एक कॉइन को तीन बार टॉस करा गया, मतलब एक ही है, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सबसे पहले है ना भाई, इसका सैंपल स्पेस लिख लो, मैं यहाँ सैंपल स्पेस लिख रहा, क्या हो जाएगा इसके सैंपल स्पेस में, या तो तीनों हेड हो सकते हैं, या दो हेड और एक टेल हो सकता है ना, हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या एक टेल, एक हेड और दो टेल हो सकती है। क्लियर, या तीनों टेल हो सकती है। तो टोटल आउटकम इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। क्योंकि एक कॉइन को, तीन कॉइन को एक बार टॉस करा गया, तो 2/3, जो कि किसके बराबर है, 8 के बराबर। क्लियर। अब इधर ध्यान से देखो, तीन हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड, मतलब ये क्या हो जाएगी, फेवरेबल केस कितना है इसका, एक है, क्योंकि एक ही इवेंट ऐसा हो रहा है कि उसमें तीनों ऐड आ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने 1/8, 8 है, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। टू टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल,
इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? देखो भाई ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऐसे कितने हैं जिसमें दो टेल आ रही है, दो टेल आ रही है, देखो एक, दो, तीन, तीन इसके फेवरेबल केस हो गए। और टोटल केस कितनी है इसकी? 8 है, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, वन हेड किस किस में आ रहा है? वन हेड एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, बाकी में इसमें दो 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 दो, इसमें तीन और इसमें कोई हेड नहीं, तो इसके फेवरेबल केस भी तीन हो गए, टोटल नंबर ऑफ केस 8 हो गए। एटलीस्ट टू हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड कौन से केस हो गया? एटलीस्ट टू हेड का मतलब है कि दो हेड भी हो सकते हैं, और तीन को एंटोस करे तो तीन हेड भी हो सकते हैं। अब इसके फेवरेबल केस कितने हो गए? तो एटलीस्ट टू हेड मतलब दो हेड वाले, तो ये चांस हो गए 1 2 एंड 3, और तीन हेड वाला एक ही है, चार, तो टोटल मिला के चार हो गए। 4/8 मतलब कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एट मोस्ट टू टेल, एट मोस्ट टू टेल्स। अब ध्यान से समझना भाई, एट मोस्ट टू टेल का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा दो टेल होनी चाहिए, दो टेल भी हो सकती है, एक टेल भी हो सकता है एक भी टेल ना हो। अब तो देखो भाई, एक एट मोस्ट टू टेल, एक दो तीन, तीन केस तो ऐसे हो गए जिसमें दो टेल है, तीन केस ऐसे हो गए जिसमें एक टेल है, तीन और तीन छह, और एक केस ऐसा जिसमें एक भी टेल नहीं है। तो ये टोटल मिला के 7 केस हो गए, 7/8 इसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एट लीस्ट वन हेड, ठीक है, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ठीक है। एट मोस्ट टू एट लीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एट लीस्ट वन हेड। तो इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा? एक हेड भी हो सकता है, दो भी ऐड हो सकते हैं, और तीन भी ऐड हो सकते हैं, तो आप इसमें काउंट करोगे तो इसको फेवरेबल केस 7 मिलेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 8, तो 7/8 इसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी। तो ये था हमारा क्वाइन बेस, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डाई बेस। डाई में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डाई में क्या 6 बेस होते हैं। जैसे इस पे दो डॉट है, अगले पे तीन दो, इस पे एक डॉट, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच, छह, ऐसे छह डॉट बनते हैं, ठीक है। तो एक डाई थोक रहेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम है वो छह होगी। छह कौन सी होती है? वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी, फोर भी, फाइव और सिक्स, इनमें से कोई भी आ सकता है, क्लियर। इनमें से कोई भी पॉसिबल इसकी आउटकम बन जाती है, ठीक है। व्हेन ए डाई थ्रो, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर कौन सा है? मान ले इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? इवन, इवन नंबर का सेट कौन सा बन जाएगा? दो, चार, छह, यही तीन इवन नंबर बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने? तीन है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केस कितने? छह, छह में से कोई भी आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? प्राइम नंबर भी होते हैं जो अपने आप और वन के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो इसमें प्राइम नंबर कौन से है? दो है, तीन है, और पांच है, तीन ही प्राइम नंबर है, वन तो प्राइम नंबर है नहीं, ना चार और ना छह है। तो इसके इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? फेवरेबल केस कितने बन गए? तीन, क्योंकि एक दो तीन, टोटल नंबर ऑफ केस कितने? सिक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के बराबर। ए नंबर ग्रेटर देन फोर, ये नंबर जो है, वो जो है नंबर जो आएगा, वो नंबर ग्रेटर देन फोर, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? पांच और छह, जो इसके फेवरेबल है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दो, तो इसकी फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ सिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्लियर। इस टाइप के डाई वाले केस रहते हैं। अब देखो भी, यदि हम एक डाई को दो बार फेस करें, टॉस करेंगे, या दो डाई को एक बार टॉस रोल करेंगे, ठीक है। टू टू सिक्स फेस डाई आर रोल्ड टुगेदर, या एक डाई रोल्ड ट्वाइस, मतलब एक डाई को दो बार थ्रो करा गया, या दो डाई को एक बार थ्रो करा गया, एक ही बार। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हो रही है? इस केस में दो टोटल पॉसिबल आउटकम सिक्स, पहले वाले के भी छह और दूसरे वाले के भी छह, तो छह छह 36 पॉसिबल आउटकम हो रही है, क्लियर। यदि हम तीन डाई को एक साथ रोल करेंगे, या एक डाई को थ्री टाइम्स रोल करेंगे, तो उस केस में कितनी आउटकम हो जाएगी? छह गुना छह गुना छह, छह छह 36, सिक्का 216, मतलब कि सिक्स का क्यूब। जब थ्री डाई वाले केस में जो टोटल डाइस, थ्री डाइस के केस में जो टोटल आउटकम होगी वो होगी। अब हम टू पे फोकस करते हैं पहले। अब देखो भाई, इस पे कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम होगी? मान लिया ये तो हमारी फर्स्ट डाई है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक है, ये दूसरे वाली डाई है जिसमें भी क्या 1 2 3 4 5 6 तक नंबर आ रही है। अब इस डाई में देखो, ये कौन सी पॉसिबिलिटी होगी?
या दोनों पे वन वन आ सकता है। देखो हमने इस पे पहली पे वन फिक्स कर दिया तो दूसरी पे 1 to 6 तक, ये 6 केस हो गए। पहले पे हमने 2 फिक्स कर दिया तो दूसरी पे 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता, तो ये भी 6 केस हो गए। ऐसे यदि पहले पे हम 3 फिक्स कर देते हैं तो दूसरे पे 1 to 6 तक कोई भी आ सकता है, 6। तो ईच टाइम जब 4 5 6, तो हर टाइम पे क्या हो जाएंगे, 6 6 केस बन। एक तो इसमें ये बात समझ लो। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 36 केस हो गए। क्लियर। टोटल कितने हो गए भाई इसमें, 36 हो गए। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, दोनों कई बार क्या बोल देता है, दोनों पे इक्वल नंबर आना चाहिए। इक्वल नंबर वाले केस कौन सा है, दोनों पे वन वन आ सकता है, दोनों पे टू टू आ सकता है, दोनों पे थ्री थ्री, दोनों पे फोर फोर, फाइव फाइव, और दोनों पे सिक्स सिक्स आ, है ना। यदि दो डाई की बात करेगा तो वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा कि दो डाई के जो अपर पेज है उन पे सम है ना, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 7 आ रहा, 9 आ रहा, तो वो बताएगा। अब देखो इधर ध्यान से, अब सम मान लिया वो पूछ लेगा, दो आना चाहिए, दोनों डाई पे जो पेज ऊपर पेज है उन पे जो सम है ना वो टू आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो वन वन आएगा तभी तो टू बनेगा। ठीक है। तो इस टाइप से हमें वो क्वेश्चन निकालने हैं। अब मैं इसका जो टोटल कॉन्सेप्ट है ना सम वाला, वो डिस्कस करते हैं भाई इधर ध्यान से। जब हम दो डाई थ्रो कर रहे हैं उस टाइम पे सम दो आने के नंबर ऑफ चांस कितने हो जाएंगे, देखो भाई दो कब आ सकता है, जब दोनों डाई पे वन वन आए तभी तो वो बन रहा है। तो ये हमारा एक ही फेवरेबल का चांस बनेगा। तो इस वाले केस में एक ही फेवरेबल। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम है वो तो 36 है दो डाई की, लेकिन इसके केस में कितना बनेगा, वो दो ही बनेगा। और यदि इसके केस में दो फेवरेबल चांस बन रहा है, यदि मैं बोलूँ इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है कि सम ये आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वो निकाल दें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस के कितने, वन वन, जब दोनों डाई पे वन वन आए, और टोटल जो आउटकम है, दो डाई थ्रो करेंगे एक साथ तो 36 बनती है, ये जो मैंने इधर लिखी हुई सारी। अब सम तीन आना चाहिए, तीन सम कब आ सकता है, जब पहली डाई पे वन आए दूसरी पे टू आए, वन टू का कॉम्बिनेशन या टू वन का कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तीन सम आने के, है ना। तो इसके नंबर ऑफ चांस कितने हो जाएंगे, दो, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/36, मतलब कि 1/18 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सम थ्री आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब सम फोर कब आएगा, जब पहली पे एक आ जाए दूसरे पे तीन, या एक पे दो दूसरी पे भी दो, या तीन पे पहली पे तीन है दूसरी पे एक। तो ये जो तीन केस बन रहे हैं ना, ये वाले केस हो गए जब सम कितना आ रहा है, फोर आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ चांस कितने हो गए, तीन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/36 हो जाएगी, मतलब कि 1/12 हो जाएगी। क्लियर। ऐसे ही पांच आने के चांस कितने बन रहे हैं, पांच आने के चांस बन रहे हैं, एक चार का कॉम्बिनेशन, दो तीन का, तीन दो का, या चार एक का। तो ये चार पॉसिबिलिटी कितनी है, जब हमारा पांच आएगा, चार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/36, मतलब कि 1/9 हो जाएगी। क्लियर। अब छह आने की प्रोबेबिलिटी कब बन रही है, नंबर ऑफ चांस कौन कौन से बन रहे हैं, जब एक और पांच आ जाए, पहले पे एक दूसरी पे पांच, पहली पे दो दूसरी पे छह, दो छह, या तीन तीन, या चार दो, या एक पांच, पांच एक। तो ये जो पांच केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ चांस कितने, फाइव। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/36। ठीक है। अब सात, जब दोनों डाई के जो पर फेस उन पे सम जो है सात होना चाहिए दोनों पर, तो वो कॉम्बिनेशन कौन से बन रही है, वो बन रहे हैं एक और छह, दो और पांच, तीन और चार, चार और तीन, पांच और दो, छह रे एक। ठीक है। तो ये जो पॉसिबल आउटकम है इस वाले केस में कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, सिक्स हो जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/36 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6/36, मतलब कि 1/6 हो जाएगी, छह से कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब हमें निकालना आठ आने की, आठ कब आ सकता है, जब दो और छह आए, या तीन और पांच आए, या चार और चार, या पांच और तीन, या छह और दो। तो ये वाले जो बन रहे हैं इस वाले केस में, टोटल नंबर ऑफ केस कितने बन रहे हैं, चांस उसके 1 2 3 4 5, फाइव हो रहे हैं। ठीक है। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 5/36 आ जाएगी, आठ आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों डाई के अपर केस पे जो सम है वो एट आए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। अब हमें निकालना नाइन, नाइन आने के चांस कितने हो गए, नाइन आने के चांस हो गए तीन और छह, चार और पांच, पांच और चार, या छह और तीन, टोटल मिला के ये चार केस बन रहे हैं। ठीक है, नाइन आने के। तो चार केस बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 9/36, क्योंकि टोटल तो 36 ही है, तो तीनों तो 36, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एक मिनट, नाइन आने की प्रोबेबिलिटी, ये फोर है ना, फोर आएगा ना यहाँ पे,
और ये कितना हो जाएगा 9 36 1/9, इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस कितने बन रहे हैं, जब 6 और 4 आए या 5 और 5 या 4 और 6, तो फिर टोटल मिला के 3 चांस बन रहे हैं। 3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/36, मतलब कि 1/12 हो जाएगी। क्लियर। अब 11 आए नंबर, उसकी क्या वो चांस बन रहे हैं। 11 कब आ सकता है, जब 5 और 6 और या 6 और 5 आ जाए, तो ये 2 ही चांस बन रहे हैं। तो टू इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36, मतलब कि 1/18 हो जाएगी। क्लियर। और 12 कब आ सकता है, जब दोनों पे 6 6 आए, वो एक ही केस बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1/36, इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान से देखो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ चांस कितने बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 सम आने के मैक्सिमम चांस है, और उसके बाद फिर इसी ऑर्डर में घट रही है, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा अच्छे से, ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, देखो भाई ध्यान से। When two dice are thrown, then probability of getting of sum of two number appearing on the top of die is 4। पहला केस है कि डाई पे जो नंबर सम है वो क्या आना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब 4 आने की, इसकी सम जो है 4 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो भाई 4 आने के कितने चांस है, 3 चांस है, 3 1 2 2 और 1 3। एक 3 आ जाए या 2 2 आ जाए या 3 1, क्योंकि 1 3 4 2 2 4 3 1 4, तो टोटल फेवरेबल केस 3 हो गई। और ये टोटल नंबर ऑफ केस कितने 36 है, तो 1/12 ये मैंने निकाला था पिछले उसमें निकाला था। प्रोबेबिलिटी क्या है, सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो इसके केस बन जाएंगे, 4 केस बन जाएंगे। सम यदि 5 है, 4 नहीं भाई, 5 आना चाहिए ना, 5 सम आना चाहिए। तो इसके फेवरेबल केस बनते हैं 4/36 क्या हो जाएगा 1/9। कौन कौन से फेवरेबल केस बन रहे, 4 1 3 2 2 3 और 1 4, ये भी इसके फेवरेबल केस बन रहे हैं। क्लियर। अब सम क्या, 8 आना चाहिए, 8 आने का सम के कितने चांस बनेंगे, 8 आने के 5 चांस बनेंगे। अभी हमने पिछले वाली टेबल में बताया था ना, उसको याद कर लेना, उसको याद करोगे तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिख दोगे। 8 आने के चांस कितने हैं, 5 चांस है। कौन कौन से, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा 5/36। 9 आने के चांस कितने, जब 8 आने के 5 चांस है, तो 9 आने के 5 चांस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना, सम 9। तो उसके चांस कितने, 6 और 3 आ जाए, या 5 और 4, या 4 और 5, या 3 और 6, तो 4/36, ये क्या हो जाएगा 1/9, हो तो 36। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसने पूछा कि सम मोर देन 10 आना चाहिए, सम मोर देन 10 कब हो जाता है, या तो सम क्या हो 11 हो, और या सम क्या हो 12 हो। अब 11 आने की दो पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी है, या तो 6 और 5 आ जाए, या 5 और 6 आ जाए। और 12 आने की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, जब दोनों डाई पे 6 और 6 आ जाए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल चांस हो गए इसके सम जो है, जो सम मोर देन 10 हो, या तो 11 होगा या 12 होगा, उसके फेवरेबल केस कितने हो गए, आउटकम वो 3 होगी, और टोटल कितने हो गए 36 हो गए। ठीक है, इसको इसको कट करें तो 1/12। ठीक है, ऐसे भी जैसे जैसे इसमें लिख दिया सम मोर देन 10, हो सकता है सम बोल दे कि मोर देन 9 आना चाहिए, या सम बोल दे कि सम लेस देन 4 आना चाहिए, इस टाइप से कुछ भी दे सकता है। इक्वल नंबर ऑफ बोथ डाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इक्वल नंबर के केस 6 बन रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, तो 6/36 क्या हो जाएंगे 1/6, की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। अब देखो भाई, अब हम कार्ड के बारे में सीखते हैं। प्लेइंग कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 होती है, और उसमें 4 सूट होते हैं, 4 सूट मतलब 4 टाइप के होते हैं। हर सूट में कितने 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हार्ट है, ये स्पेड है, सिंबल है ये उनके, ये डायमंड है इसका होता है, और ये क्लब चिड़ी का। अब हिंदी में हट को बोलते हैं पान, इसको बोलते हैं हुक्म, डायमंड को बोलते हैं ईट, और इसको बोलते हैं चिड़ी। ठीक है, अब हर सूट में कितने कितने कार्ड होते हैं, 13 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ फेस कार्ड भी होते हैं, कुछ वैसे नंबर कार्ड भी होते हैं, तो उनके बारे में भी मैं यह बता देता हूँ। देखो भाई, ये टोटल 52 कार्ड्स है।
ये 4 सूट है, 4 टाइप के, हर इस पैड के भी 13 है। काउंट करोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो डायमंड के भी 13 है, ठीक है, हार्ट के भी 13 है, हर क्लब के भी 13 है। तो टोटल कार्ड हो गए 4 into 13, मतलब कि 52 कार्ड्स हो गई। अब एक चीज ध्यान से देखोगी, अब यहाँ पे क्या है, ये ये कुछ है फेस कार्ड जिसमें पिक्चर दिख रही है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ये जैक, ये जैक है, हिंदी में बोलते हैं गुलाम। ये क्वीन है, ठीक है, और ये किंग है। 11 12 13, ठीक है। अब हर सूट में हर टाइप में एक एक होता है, तो टोटल जैक कितने हो गए, 4 हो गए। क्वीन कितनी होगी, 4 होगी। किंग कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो टोटल मिला के जो फेस कार्ड बनते हैं वो कितने हो गए, 3 गुना 4, मतलब 12 फेस कार्ड हो गए। क्लियर, ठीक है। अब देखो भाई, इधर ये एक इसको बोलते हैं एस, एस मतलब इक्का, हिंदी में इक्का बोलते हैं। ये क्या होते हैं टोटल, ये हर पेज का हर उसमें सूट में हर टाइप में एक एक होता है, तो टोटल एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से 2 से लेके 10 तक इनको बोलते हैं नंबर कार्ड बोलते हैं। इन सब पे नंबर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, नंबर। एक पे नंबर नहीं लिखा, एक पे 1 नहीं लिखा, ए लिखा ए, तो इसको क्या है, नंबर कार्ड। एस को नंबर कार्ड नहीं बोलते। नंबर कार्ड कौन से होते हैं, 2 से लेके 10 तक के क्या होते हैं, वो नंबर कार्ड होते हैं। तो हर सूट में कितने नंबर कार्ड हो गए, 9 नंबर कार्ड हो गए। टोटल नंबर ऑफ सूट कितने हैं, 4, 4 टाइप के। तो ये हो गए 36, 36 को हो गए नंबर कार्ड। हर उसमें नंबर कार्ड 9 होते हैं, टोटल 4 हो गए, तो 9 चौक 36 सूट, 36 नंबर कार्ड हो गए। क्लियर, एक ये चीज है। दूसरी एक चीज, कई बार क्या इनके कलर के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें ब्लैक कार्ड कितने हैं, आप ध्यान से देखोगे ना, तो ब्लैक कार्ड इसमें कितने हैं, जो स्पेड वाले वो ब्लैक है और जो क्लब वाले वो ब्लैक है। तो टोटल ब्लैक कार्ड हो गए 13 + 13, मतलब कि 13 + 13, 26 ब्लैक कार्ड हो गए। रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं, डायमंड और हार्ट, ये क्या है, रेड कार्ड होते हैं। मतलब 13 + 13, 13 + 13 मतलब 26 ही ब्लैक कार्ड है और 26 ही इसमें रेड कार्ड होती है। तो ये था इसका मोटा मोटा आइडिया प्लेइंग कार्ड। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं भाई, देखो भाई ध्यान से। One card is drawn from a pack of 52 कार्ड। Each of the 52 कार्ड are equally likely to be drawn। मतलब कि हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी चांस की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, मतलब 52 कार्ड है, 52 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो एस होना चाहिए, मतलब इक्का होना चाहिए। इक्का होना है टोटल, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकी प्रोबेबिलिटी। कितने, तो इक्के है, 4 है, 4 में से कोई भी आएगा तो वो उसके फेवरेबल केस कितने हुए, 4। और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 52, 52 में से कोई भी एक पत्ता आएगा। तो ये हो जाएगा 1/13, 4/52, इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/13। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड कार्ड कितनी, 26, 26 में से कोई भी आ सकता है। और डिवाइडेड बाई टोटल कितने, 52, तो 1/2 हो गया रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। रेड कार्ड होना चाहिए या किंग होना चाहिए। अब ये बताओ भाई हमें, रेड कार्ड कितने है, रफ वर्क इधर कर लेते हैं। रेड कार्ड कितने है, 26 है। और किंग कितने हैं, किंग है भाई हमारे पास 4। लेकिन 4 में से 2 तो रेड कार्ड में ही है, तो टोटल कितने हो गए ये, 2 किंग तो इसी में शामिल है ना, रेड कार्ड में। तो 2 ब्लैक वाले बच गए। तो टोटल किंग और रेड टोटल मिला के कितने हो गए, अब 26 और 2 28 बन गए, ठीक है। 2 किंग तो इसी में रेड में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखे हैं, तो टोटल हो गए 28। तो रेड और किंग, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 28 डिवाइडेड बाई 52 हो जाएगी, ठीक है। 4 × 7 = 28, 13 × 52, 4/7/13 हो जाएगी। या तो रेड होना चाहिए एंड किंग होना चाहिए। अब देखो भाई, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, रेड और किंग, और रेड एंड किंग। इसमें था या तो रेड हो या किंग हो, तो टोटल 28 बन रहे थे। इसमें बोल रहा रेड एंड किंग होना चाहिए, मतलब वो रेड भी होना चाहिए और वो किंग भी होना चाहिए। तो रेड कलर की बात कर रहा है और उसमें किंग की बात कर रहा है, दोनों एक साथ। तो वो कितने हैं, रेड कलर के किंग कितने हैं, 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/52, मतलब कि 1/26 हो जाएगी। फेस कार्ड होना चाहिए, फेस कार्ड कितने हैं टोटल, टोटल फेस कार्ड हमें पता है, टोटल फेस कार्ड है 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी निकाले 12 में से एक फेस कार्ड मिलेगा, वही तो उसका फेवरेबल केस बनेगा। बाई 52 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3/13 हो जाएगी, 3/13। रेड फेस कार्ड होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। अब टोटल जो फेस कार्ड है वो कितने, 12 है, उसमें रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6 है। और ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, वो भी 6 है। इसने बोला रेड फेस कार्ड होना चाहिए, तो 6/52 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है।
मतलब कि 3/26। टू ऑफ स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, स्पेड के बता भाई, स्पेड की 13 कार्ड होते हैं। टू मतलब उसका नंबर दो, दो नंबर का कार्ड, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको दुग्गी। तो वो कितनी होगी, वो तो एक ही पत्ता है ना, एक ही कार्ड है, तो उसका फेवरेबल केस 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ केस कितने होगी, 52 होगी। 10 ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक कितने हैं, 26 है ना। ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26 है, उसमें 10 क्या है, दो है ब्लैक कार्ड में। कौन कौन से, पान का, ये हुक्म का और चिड़ी का। तो ये क्या हो जाएंगे 2/52, मतलब कि 1/26। तो ये 10 ऑफ ब्लैक सूट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। तो इस टाइप से हमें ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देख देखो भी, ये कार्ड वाला, ये नोट ए फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं होगा। अब हमें पता है फेस कार्ड कितने हैं, 4 3 12 फेस कार्ड है, फेस कार्ड नहीं होगा तो मतलब जो 52 में से 12 चले गए तो कितने बच गए, 40। तो 40 डिवाइडेड बाई 52 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको कैंसिल कर देंगे तो 4/13, 10/13, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो। या तो वो स्प्रेड होना चाहिए, हुक्म होना चाहिए, या एक इक्का होना चाहिए। देखो भाई ध्यान से, स्पैड के कितने कार्ड होते हैं, स्पैड के होते हैं टोटल नंबर ऑफ 13 कार्ड। और एस कितने होते हैं, एस होते हैं 4। 4 में से एक तो स्पैड का ही होगा, वो तो इसी में इंक्लूड हो गया। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, स्पैड और एस, वो हो गए 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/52। कैंसिल करेंगे तो 4 चौक 16, 13 चौके 52, 4/13। नोट ए ब्लैक फेस कार्ड, नोट ए ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, 6। 6 ही तो है ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो मतलब 52 में से 6 गए 40। तो 40, 46 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे कितने से, 2 से, तो ये हो जाएगा 23/26। क्लियर। तो इस टाइप से नाइदर ए एस और नोर ए किंग, ना तो वो इक्का होना चाहिए और ना किंग होना चाहिए। हम देख ले भाई, इक्के कितने होते हैं, 4। किंग कितने होते हैं, 4। 4 और 4 8। जब 52 में से ये 8 नहीं होने चाहिए, मतलब ये कितने बच गए, 44, है ना। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 44 डिवाइडेड बाई 52। 4 से कैंसिल करेंगे तो 13 चौके 52, ठीक है क्या। 5 ऑफ हार्ट और डायमंड, क्या होना चाहिए, 5 या तो हार्ट का होना चाहिए या डायमंड का होना चाहिए। अब 5 एक तो हार्ट का होता है और एक ही डायमंड का होता है, और की बात हो रही है यहाँ पे, तो दो इसकी पॉसिबल आउटकम होगी। 5 या तो हार्ट का होगा या डायमंड का होगा, 2 डिवाइडेड बाई 52, मतलब कि 1/26 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नाइदर ए रेड कार्ड और नोर ए क्वीन। अब देखो भी, रेड कार्ड कितने हैं, 26 कार्ड है। क्वीन कितनी है, क्वीन है 4 क्वीन है। 4 में से 2 तो रेड कार्ड में ही शामिल होगी, तो टोटल मिला के ये 28 कार्ड बन गए। 2 ऑलरेडी है, 2 और बची, वो ऐड करें 28। अब ये इन 28 में से नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने ये जो सारी प्रोबेबिलिटी करवाई है ना, ये मैंने डायरेक्ट करवाई है। यदि इसको हम फार्मूला बेस पे करें तो फार्मूला बेस पे भी निकालेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें क्या कॉन्सेप्ट को जल्दी समझना है, आप उसको समझो, फार्मूला नहीं लगाना एग्जाम में। आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए वो चीजें, इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ इनको। अब ये 28 है, 52 में से 28 चलेंगे तो कितना होगा, 24 बच के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बच जाएगी, उन 24 में से कोई कार्ड निकलेगा डिवाइडेड बाई 52, मतलब कि 6/13, इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये इस टाइप के हमें कार्ड के बेस पे जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के रहते हैं। क्लियर। अब जैसे ये है, ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल, व्हाइट बॉल कितनी है, 4 है। देखो भाई, ब्लू कितनी है, 3, व्हाइट कितनी है, 2 है, और रेड कितनी है, 4 है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू बी व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल किसके बराबर हो जाएगी, 2 व्हाइट बॉल है उसमें से कोई निकलेगी तभी तो उसके फेवरेबल केस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल देखेंगे तो वो हो जाएगी 4 3 7 और 2 9, मतलब कि 2/9 इसकी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल कितनी है भाई, 3 है। 3 में से कोई निकले तभी उसका फेवरेबल, मतलब ब्लू बॉल आएगी 3, टोटल कितनी 9, 3/9, तो क्या जाएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है, 4, तो 4 डिवाइडेड बाई टोटल 9 है, तो 4/9 उसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। अब देखो भाई, कई बार क्या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओड फेवर एंड ओड अगेंस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वह ध्यान से समझना। ओड इन फेवर ऑफ ओकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी उसके होने की, और दूसरी बात
रेशो किसका होता है, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का। ओड इन फेवर मतलब पहले प्रोबेबिलिटी होने की, रेशो किसके साथ है, प्रोबेबिलिटी नहीं होने की। फॉर एग्जाम्पल, अरे ओड अगेंस्ट क्या होता है, पहले उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का रेशो किसके साथ लेना है, प्रोबेबिलिटी उसके होने की। ओड इन फेवर एंड ओड इन अगेंस्ट, ध्यान से समझ लो भाई। ओड इन फेवर, फेवर का मतलब है पहले उसके होने की प्रोबेबिलिटी का रेशो किसके साथ है, प्रोबेबिलिटी उसकी नहीं होने की। ठीक है। और यदि ओड अगेंस्ट है तो पहले उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी और बाद में उसके होने की प्रोबेबिलिटी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये कोई प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की क्या है, 3/7 है, तो उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4/7। तो इसका रेशो ओड इन फेवर क्या हो जाएगा, पहले होने की प्रोबेबिलिटी और उसके बाद ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि 3/7 एंड 4/7, 7 के 7 कैंसिल, तो 3/4 क्या आ जाएगा, इसका ओड इन फेवर आ गया। ठीक है। ओड अगेंस्ट क्या हो जाएगा, अगेंस्ट वाले केस में पहले नहीं होने की प्रोबेबिलिटी वो ये है 4/7, और होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/7, तो ये क्या हो जाएगा, 4:3 आ जाएगा। 4:3 उसका ओड अगेंस्ट आ गया। ठीक है। ओड इन फेवर मतलब पहले उसके होने की प्रोबेबिलिटी उसके बाद उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, उनका रेशो। और ओड अगेंस्ट में उसका उल्टा होता है। ठीक है। और यदि कई बार क्या हो जाएगा, ओड इन फेवर किसी उसमें दे रखा है तो ये उसके होने के चांस है, समझो, और ये उसके ना होने के चांस है ना। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो हमें तो प्रोबेबिलिटी उसके होने की निकालनी है, तो वो एम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम, तो उसके होने की चांस है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम प्लस एन हो जाएंगे। यदि ओड अगेंस्ट दे रखा है तो यहाँ होने की चांस क्या है, एन दे एन हो गई, और नहीं होने की क्या, एम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, होने की चांस लेनी है हमने, तो होने की चांस अगेंस्ट में है तो बाद वाला होगा एन, तो ये हो जाएगी एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमें इसमें यूज करना। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी इफ ओड इन फेवर क्या दे रखा है, 4:7 दे रखा है। ओड इन फेवर दे रखा है, क्या दे रखा है, फेवर में ओड क्या दे रखा है, 4:7। ये क्या होता है, उसके होने के चांस और उसके ना होने के चांस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी निकालनी नोट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ई कॉम्प्लीमेंट की, मतलब कि उसके ना होने के चांस कितने, ये उसके होने के है और ये उसके ना होने के, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो 7 ऊपर और इनका सम नीचे आ जाएगा, तो 7/11 आ जाएगा, तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यदि वो यहाँ पे पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये मैंने बताया था कि ये ई डैश से भी लिख सकता है, ई बार से भी लिख सकता है, एंड नोट ई से भी लिख सकता है, इन सब का मतलब एक ही है। अब इसके होने के चांस कितने हो जाएंगे, होने की प्रोबेबिलिटी, ये ओड इन फेवर है तो ये 4 उसके ऊपर आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा 4+7, मतलब कि 4/11 उसके होने के चांस आ जाएंगे। ये इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन ये मैंने वैसे बता दिया कि इस टाइप से भी इसमें तो यही पूछा था, वो हमने 7/11 निकाली थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार्ड इज पिकअप फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड, 52 कार्ड है उसमें से एक कार्ड पिक करा गया, फाइंड दी ओड अगेंस्ट द ऑफ सेलेक्टिंग, ओड अगेंस्ट बताने, डेक ऑफ कार्ड होता है पूरा पैक ऑफ कार्ड है जिसमें कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड, ये हर्ट सेलेक्ट करना है, अगेंस्ट में बताना भाई। देखो पहले हम हर्ट के होने के चांस कितने हैं, 13, 13 उसके क्या हर्ट के होने के हैं, क्योंकि 13 ही तो पत्ते होते हैं, और उसके ना होने के चांस कितने हैं, नोट हर्ट, नोट हर्ट के कितने चांस हो जाएंगे, 52 में से 13 गए तो 39, 39 उसके ना होने के। और ये क्या होती है प्रोबेबिलिटी, उसके होने के चांस डिवाइडेड, मतलब उसके ना होने के चांस, या तो आप इसको थोड़ा वैसे कॉन्सेप्ट समझना तो सीधा इसका आ जाएगा 13:39, मतलब 1:3 आ जाएगा। और यदि आप कॉन्सेप्ट वाइज वैसे जाओगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट वो हो जाएगी 13/52, मतलब कि 1/4, और ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नोट हार्ट, वो हो जाएगी 39/52, तो मतलब कि 3/4। अब ओड अगेंस्ट निकालने हैं, एक मिनट भाई, ये हमने निकाल दिए ओड इन फेवर, ये जो निकाला है ये है इसका ओड इन फेवर। अगेंस्ट में क्या हो जाएंगे, ओड अगेंस्ट में क्या हो जाएंगे, इसका उल्टा हो जाएगा 3:4, मतलब ना होने के पहले और होने के बाद में। अब इसके हिसाब से ओड अगेंस्ट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओड अगेंस्ट वो किसके बराबर हो जाएगा, उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी इज टू उसकी होने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या 3:1 आ गया। ऐसे भी निकालो, नहीं तो डायरेक्ट आप उसको ऐसे करो। ठीक है।
ओड इन फेवर था पहले होने के, उसके बाद ना होने के। ओड अगेंस्ट में है पहले उसके ना होने के फिर उसके होने के। एक 7 होना चाहिए, 7 हो सकता है। तो 7 कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं 7, है ना? और दो बाकी बच गए, जो 7 के अलावा जो बच गए वो कितने बच गए? 48। हमें ओड अगेंस्ट निकालना, तो पहले उसके ना होने के चांस डिवाइड रेशो उसका होने के साथ। तो ये क्या आ जाएगा? ओड अगेंस्ट इसके आ जाएगा 12:1। एक क्वीन और 7, 7 और क्वीन, 4 7 और 4 क्वीन है, तो टोटल 8 हो गए। 8 इसके फेवरेबल केस हो गए। और उसके ना होने के कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। 52 में से 48, 52 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48। हमें निकालना ओड अगेंस्ट, मतलब पहले उसके ना होने के और फिर उसके होने के। तो ये आ जाएगा 11:2। इसके ओड अगेंस्ट आ जाएंगे। यदि यहाँ पे ओड अगेंस्ट की जगह ओड इन फेवर पूछता, तो इनका उल्टा हो जाता, जैसे इस वाले में करा था 1:3। यहाँ क्या हो जाता? ओड इन फेवर 1:12 हो जाता, या 2:11 हो जाता। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो भी ध्यान से, कई बार क्या होता है, जैसे जो सैंपल स्पेस है, जो वो है ना, सैंपल स्पेस को हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं। जो वर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट है ना, उसका सेट थ्योरी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। नोट ए को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट बोलते हैं। ये मैंने पहले ही बताया। कोई इवेंट हो रहा है, नोट ए मतलब वो उसका नहीं होना, मतलब उसका ए कंप्लीमेंट है। ए और बी, मतलब ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। मतलब ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो ए यूनियन बी आ जाएगा वो। ठीक है, मैं इसको चलो ए यूनियन बी का बताता हूँ। मान लिया ए एक इवेंट है, डाई थ्रो करी, तो ये हमने जो उसमें नंबर आना चाहिए वो इवन नंबर आना चाहिए, तो 2 4 6 आ गया। ये क्या है? एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है। और बी एक इवेंट मान लिया कि जो नंबर आया वो प्राइम नंबर होना चाहिए। बी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 और 5 हो सकते हैं। अब हमने वो इवेंट देखना ए और बी, मतलब ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। वो इवन नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा? इनका यूनियन करना पड़ेगा हमें। यूनियन करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 और 6। ये हमारा यूनियन ए और बी आ रही है ना। ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो ए आ रही सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा? 2 4 6 और 2 3 5 का यूनियन 2 3 4 5। समझ गए? अब यहाँ पे ए एंड की बी की बात कर रही है। ए एंड बी का मतलब है कि दोनों होने चाहिए, ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या दोनों में जो कॉमन है, तो इवन नंबर भी होना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो ओनली वन एलिमेंट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वो इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट कर। ठीक है। ए बट नोट बी। ए बट नोट बी का मतलब है कि जो ये इवेंट हो रहा है ओनली ओनली ए होना चाहिए। ए बट नोट बी मतलब यदि हम ए में से बी के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओनली ए, या ए बट नोट बी, मतलब कि ओनली ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। ए में से हम बी के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे ए माइनस बी निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा ओनली ए। ठीक है। ए क्या है? 2 4 6, बी क्या है? 3 2 3 5। तो इसके एलिमेंट इसमें तो दो इसमें, तो दो इसमें नहीं आ गया, इसमें 4 और 6 बच गए। तो ये आ गया ओनली ए। यदि यहीं पे ओनली बी निकालने की बात हो, तो वो क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। इसी केस में बी माइनस ए किसके बराबर आएगा? दो, तो इसमें भी वो नहीं आएगा। तो बी के एलिमेंट में से एक एलिमेंट हटा दो, तो ये कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 3 और 5 आ जाएंगे, बस ये ओनली बी आ जाएगा। ठीक है। नाइदर ए नोर बी, मतलब ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए। नाइदर ए नोर बी, इसका मतलब क्या है? कि ए भी नहीं और बी भी नहीं, है ना? तो इसका सीधा सिंपल सा फंडा होता है। बाय डिमोर्गन लॉ क्या है? ये क्या? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट होता है ना? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होता है ये। तो ए यूनियन बी क्या है? ए और बी, ए यूनियन बी, ये ही तो है। ए यूनियन बी क्या है? 2 3 4 5 6। तो इसमें से इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? ना दो ए और ना बी, इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि डाई में 6 पॉसिबिलिटी होती है 1 to 6 तक। तो 1 इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। एटलीस्ट 1 वो ए यूनियन बी यूनियन सी। एग्जैक्टली 1 ए है पर बी नहीं है, यूनियन ए नहीं है पर बी है ना? ओनली ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली ए को, यूनियन ओनली बी को। यदि तीनों में कॉमन, तीनों होने चाहिए ए बी सी, तो तीनों का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ रिलेशनशिप है सेट थ्योरी और इसमें इवेंट में। ठीक है। एक्चुअली जब इवेंट को, जो सैंपल स्पेस होता है ना, उसको हम क्या मानते हैं? यूनिवर्सल सेट मानते हैं। क्या मानते हैं भाई उसको?
यूनिवर्सल सेट मान। तो चलो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी, ए और बी निकालना, मतलब ए यूनियन बी निकालना, वो किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगी। कैसे होगी? देखो यहाँ पे एक इवेंट ए मान रखा है, ये इवेंट बी मान रखा है, तो ये इवेंट किससे रिलेटेड है? टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन थ्राइस, मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस करा गया, या बोल सकते हैं 3 कॉइन को 1 बार टॉस करा गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? चलो पहले मैं सीधा ये एक बात निकालता हूँ, ए यूनियन बी निकालता हूँ। ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के एलिमेंट आने चाहिए, मतलब कि इसमें कौन कौन से? हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, दूसरा क्या? हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, वो इसमें भी हेड टेल हेड, तो वो भी टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, वो इसमें भी है। और तीसरा क्या बच गया? ये बच गया हेड हेड हेड। ठीक है, इंटरसेक्शन और निकाल लो भाई, जो दोनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना है? हेड टेल हेड, इसमें भी और टेल हेड हेड, ये दो ही कॉमन है, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये हमारे दो होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ए यूनियन बी की। अब ये वाला फार्मूला यूज करके निकालते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होती है? जो उसके फेवरेबल केस कितने? 3 है, 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं? जब 3 कॉइन टॉस करते हैं या एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो उसके सैंपल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो इसकी 3/8 हो जाएगी। सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगी? इसमें 3 तो इसके फेवरेबल हो गए, 1 2 3, तो ये भी क्या हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी के फेवरेबल केस कितने? 2 है, दोनों में कॉमन है, 2/8 मतलब कि 1/4 ये हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं भाई। ए यूनियन बी क्या हो जाएगी? इस फार्मूले के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू पुट करो। ए की क्या है? 1/8, बी की ए की क्या है? 3/8, बी की क्या है? 3/8 माइनस इंटरसेक्शन 1/4। यहाँ पे देखोगे तो 8 एलसीएम आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 3 - 2, है ना? तो ये आ जाएगा 4/8, मतलब कि 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको, डायरेक्ट मेथड से। ए यूनियन बी में कौन कितने एलिमेंट है? 4, तो 4 इसके फेवरेबल केस हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 4 कौन कौन से? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/, टोटल नंबर ऑफ 8 है तो 1/2। देखो भाई, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2। इस फार्मूले का यूज क्या करना है? इस फार्मूले का यूज करना है जब प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट वैल्यू दे रखी हो। ये जो सैंपल स्पेस से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कई बार वैल्यू दी मिलेगी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? वो है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? वो है 0.5, एड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखी है? ए इंटरसेक्शन बी दे रखी है 0.2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगी? ए यूनियन बी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.2। तो 5 और 4 9, 9 में से 2 गए 7, तो 0.7 किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो उस टाइप में इसका फार्मूला यूज करना है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई, क्लियर? अब एक चीज और देखो, जब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मैंने पहले ही बताया था कि उनमें कोई कॉमन नहीं होता, तो और उसकी कोई कॉमन कोई एलिमेंट ही उसमें लाई नहीं करेगा, तो उस केस में जो इंटरसेक्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि फेवरेबल केस तो कोई बन ही नहीं रहा। यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ये फैक्टर, ये टर्म क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। यदि ये टर्म हमारी 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगी। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा, है ना? जैसे ये इवेंट है, यहाँ पे ए इवेंट है, इसमें क्या है? हेड है, टेल है, टेल हेड, टेल हेड हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं? 3, और ये कौन सा है? 3 कॉइन एक साथ टॉस करे तो उसके सैंपल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट होते हैं, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगी? देखो भाई, यहाँ पे ओनली क्या है? हेड है, ये तो इसमें कॉमन है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? एक ही है तो 1/8 हो जाएगी। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों है? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन तो कोई है ही नहीं, आई है, तो ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी। अब वो बोलते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी? ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो तो जीरो ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/8 प्लस 1/8 क्या हो जाएगा हमारा 4/8, मतलब कि 1/2। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसकी, एक इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.35, बी कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.55, एंड ए एंड बी आर क्या दे दिए, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। वो किसके बराबर होगी भी, वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर 0.35 प्लस 0.55, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो जीरो है। क्लियर, ये वैल्यू हम इसमें ऐड करें तो ये आ जाएगी 0.9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की कितनी आ गई, 0.9 आ गई। क्लियर, तो इस टाइप से वो चीजें रहेगी। अभी मैं इसी चीज में चलो आगे बताऊंगा वो। ठीक है, अब जैसे ये आ गया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, ये बी ये दे रखा है, और ए यूनियन बी ये दे रखा है। एक मिनट, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देना। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत बन रही है ना, इसको छोड़ देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, जिसके ए ये है, प्रोबेबिलिटी बी की ये है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी का फार्मूला हमें पता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो जाएगी। और तो ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या 0.45, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी। एक मिनट भाई, पहले वाला क्वेश्चन वो देखते हैं क्या है, ए यूनियन बी टू है ना, नहीं, यदि ये उल्टा कर दे, ये किसके नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यदि हम उल्टा कर देते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ। ठीक है, बता सकते हैं हम लोग, है ना, कैसे बताओगे, देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 4/5, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल। एक मिनट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या 4/5 है भाई, है ना, 4/5, तो ये क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 4/5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अब देखो, जैसे ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, हमें पता है फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 0.15, बी की वैल्यू क्या है 0.25, और इंटरसेक्शन की क्या है 0.10, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 माइनस 0.1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.30। क्लियर, तो इस हिसाब से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब आते हैं भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अब हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़े थे, है ना, डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता था कि एक इवेंट ओकर हो गया, उससे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके बाद। ठीक है, अब वही क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ई एक इवेंट है कि हमें क्या है, क्या चाहिए एग्जैक्टली टू ऐड, टू ऐड होनी चाहिए, थ्री कॉइन टॉस करें, थ्री कॉइन टॉस। ठीक है, थ्री कॉइन टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा, पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, तीनों पे हेड हेड आ जाए, या दो पे हेड एक पे टेल आ जाए, है ना,
या एक पे हेड और दो पे टेल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या तीनों पे टेल आ जाए, ये हमारा इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब ध्यान से समझना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली टू हेड वाला इवेंट है, तो ई एक इवेंट हो गया, तो उसमें कौन कौन से वो एलिमेंट्री वो आएंगे, ये वाले तीनों, या हेड हेड टेल, ये भी दो हेड हो गए, हेड टेल हेड, इसमें भी दो हेड हो गए, या टेल हेड हेड, इसमें भी दो हेड हो गए। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट हो गया। और एप को इवेंट मान लिया, एप इवेंट कौन सा मान लिया कि एट लीस्ट टू ऐड होने चाहिए। क्या बोल दिया कि एट लीस्ट टू ऐड, कम से कम दो, दो ऐड होने चाहिए। तो उसमें दो ऐड तो हो भी सकते हैं और तीन भी ऐड हो सकते हैं, है ना। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम दो हेड या तीन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटी होगी, और एक क्या हो गई, तीनों, ये तो दो हेड वाले हो गए या तीनों ऐड वाले हो गए, ये हो गया भाई हमारा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमने इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब इवेंट एफ ओकर हुआ उस केस में, तो वो किसके बराबर होगी। अब हमने एफ इवेंट क्या मान लिया कि ये इवेंट ओकर हो रहा है, और इस ये इवेंट ओकर होने के बाद इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, वो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ, वो किसके बराबर, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है, दोनों में कॉमन देखो तो हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, ये तीन कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और अब इसका फार्मूला ये यूज करना है। ठीक है, तो इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर हो जाएगा, इसके इसका सीधा सा फार्मूला हो जाएगा, इंटरसेक्शन एफ मतलब तीन कॉमन एलिमेंट, टोटल आउटकम कितनी थी, 8 थी, तो 3/8 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है क्या है, उसके फोर पॉसिबल आउटकम है, 1 2 3 4, तो वो हो जाएगी 4/8। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या किसके बराबर हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ, मतलब कि 3/8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो क्या आ जाएगी 4/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 3/4। तो ये हमारा एक फार्मूला है। दूसरा बात, यदि इसको मैं ऐसे समझूं कि ये इवेंट ओकर हो गया, सबको भूल जाओ, ये इवेंट ओकर हो गया, इसमें मुझे निकालने हैं कि दो हेड होने के कितने चांस है, इस इवेंट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है 4, और दो दो हेड वाले फेवरेबल केस कितनी है 3, तो 3/4 डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। ये फार्मूला भी इसी से बना है। ठीक है, 3/8 कर दो या 4/8 कर दो, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया। ये तो ये हो गया। दूसरे एक केस और है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, वो होगी नंबर ऑफ फेवरेबल केस, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन के आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ, या नंबर ऑफ फेवरेबल, एक मिनट टोटल मत लिखो भाई। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ किसकी, एफ की, एफ की आउटकम कितनी है। अब इधर ध्यान से देखो, ई ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी फेवरेबल आउटकम थी, 1 2 3, 3 थी, और एफ की ओनली एफ की कितनी है, 1 2 3 4 4, 3/4, तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब कि दो इवेंट दे रखे हैं, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है उस इवेंट की जब दूसरा इवेंट ऑलरेडी ओकर हो गया हो। ठीक है, मतलब एक इवेंट हो गया हो, उसके बाद दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये किस में होगी, ये हमेशा डिपेंडेंट इवेंट में होगी, जब आपस में उनमें रिलेशन होगा वे डिपेंडेंट होंगे। अब देखो यहाँ से ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दे रखी है इंटरसेक्शन बी, हमें बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, मतलब कि बी हो गया है उसके बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगी, 0.32 डिवाइडेड बाय 0.5, 32 डिवाइडेड बाय 50, है ना, तो 16 डिवाइडेड बाय 25, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दे रखी है, ए दे रखी है, बी दे रखी है,
ए बी बाई ए दे रखी है, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी की। हमें बता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए किसके बराबर होगी। यहाँ पे क्या है, ए इवेंट पहले हो गया, उसके बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी वो किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये देखो ये कितनी है 0.4, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है 0.8, है ना। तो यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगी 0.4 मल्टीप्लाई 0.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को आपस में तो 832 0.32 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया 0.32 के बराबर आ गया। क्लियर। एग्जाम में आपसे इनसे एक ही चीज पूछेगा, सारी चीज नहीं पूछेगा, लेकिन वो मेथड बता रहा हूँ कि कैसे हमें इनकी यूज करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मतलब बी इवेंट ऑलरेडी ओकर हो गया, उसके बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अभी हमें निकालनी, वो क्या है 0.32, और बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5। ठीक है, तो ये बी क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 50, मतलब कि 16 16 25। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 0.8, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बताओ भाई कितना निकाला था 0.32, 0.32। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 8 5 13 1.3 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.98 आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से हमें इनका क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब जैसे ये एक इस टाइप के इवेंट दे रही है, हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये फेयर डाई रोल क्वेश्चन कंसिडर द इवेंट, इवेंट क्या है कि 1 3 5 आना चाहिए, एफ इवेंट है 2 3 होना चाहिए, जी एक इवेंट मान लिया कि क्या होना चाहिए 2 3 4 5। अब प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है तो ई बाई एफ की या एफ बाई ई की, तो हम क्या निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है 2, इसमें नहीं है 3, 3 एक ही कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ किसके बराबर होगा, बताया था ना नंबर ऑफ फेवरेबल, डायरेक्ट लिखो दूसरे वे में करवाऊंगा कि वो कैसे होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ। दोनों के कॉमन में कितना है एक है, और एफ की कितनी है 2 है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। एक तो ये हो गया, नहीं तो हमने प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ किसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, टोटल आउटकम कितनी होती है, डाई रोल करते हैं तो टोटल होती है उसके सैंपल स्पेस में कितने होते हैं 6 होते हैं, है ना टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर हो जाएगी भाई 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर हो जाएगी 2/6, क्योंकि इसमें दो फेवरेबल केस है। तो ये कितने बराबर हो जाएगी 1/6 डिवाइडेड बाई 2/6, 6 से 6 कैंसिल 1/2। ये तो फार्मूला वैसे यूज, ये मैंने डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करा है। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई बताऊं, डायरेक्ट यूज करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो इसमें क्या हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ कितना 1 है, और ई के कितनी आउटकम है जो उसको फेवर करिए 135 मतलब 3 है, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, हमें एग्जाम में टाइम बताना है तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से, आप डायरेक्ट करो इन चीजों को। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, ई बाई जी, ई बाई जी, हमें क्या है इसके लिए ई और जी का इंटरसेक्शन निकाल लो, ई इंटरसेक्शन जी किसके बराबर होगा, ई में कौन कौन से है 135, जी में क्या 2 3 4 5, तो 3 एंड 5 इसमें क्या आ जाएंगे कॉमन आ जाएंगे। तो ई इंटरसेक्शन जी हमने निकाल लिया, तो ई बाई जी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन जी, ई बाई जी है नीचे जी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ जी आ जाएगी, नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स ऑफ जी हो जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन जी में दो ई कॉमन है और जी में कितनी है, 4 है, तो 2/4 मतलब 1/2। यदि हमें यहाँ पे ये निकालना हो जी बाई ई निकालना हो, तो दोनों में जो कॉमन आउटकम है वो 2 है, और जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो ई की है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 2/3 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का था, ये हमें इसको इस हिसाब से यूज करना है। क्लियर। अब जैसे ये ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होता है, बी बाई ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये दोनों दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ से देखो इसके ये कैंसिल, ए इंटरसेक्शन भी दोनों में कॉमन है, कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 बी इक्वल टू 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कंक्लूजन निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बड़ा ध्यान से समझना भाई। अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी, मतलब एक बच्चे का जन्म होता है तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, इक्वली लाइकली है। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बोथ आर गर्ल्स, दोनों के गर्ल्स होने की क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। ई एक इवेंट मान लिया कि दोनों क्या गर्ल्स है, बोथ गर्ल्स, ठीक है। तो वो कौन सा केस हो जाएगा, दोनों में गर्ल्स हो जाएगी, ठीक है। और गिवन दैट एट लीस्ट वन इज गर्ल, और कंडीशन क्या दे दी इसने, एफ क्या दे दिया है कि कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, है ना। बोथ आर गर्ल्स, एट लीस्ट वन गर्ल। तो देखो भाई इधर एट गिवन था ना कि एटलीस्ट वन गर्ल, तो एक एक बॉयज भी हो सकता है और एक गर्ल हो सकता है, या दोनों गर्ल्स हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ की निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मतलब या प्रोबेबिलिटी वाला केस ले लो या नंबर वाला केस ले लो। या तो ये वाला केस हो गया कि दोनों गर्ल्स है, इसके नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने, एफ के, एटलीस्ट वन गर्ल, एक बाय एक गर्ल भी हो सकता है या दोनों गर्ल्स भी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। क्लियर। अब देखो भाई, अब तक हमने जो पढ़े वो थे डिपेंडेंट इवेंट कंडीशन प्रोबेबिलिटी में। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट ध्यान से समझना भी, जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, आप उसमें पास भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो, है ना। और एक हमने कॉइन टॉस करा, तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनते हैं, आपस में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आप पास हो गए और हेड आ गया, आप पास हो गए और टेल आ गया, आप फेल हो गए, हेड भी आ सकता है और आप पास भी हो सकते हो और आप फेल हो गए और टेल आ गया, ये 4 कॉम्बिनेशन बन रही है इसमें, ठीक है। क्लियर। एक और ये हर उसमें इक्वली लाइकली है, तो हर चारों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, इसकी भी क्या 1/4, इसकी भी 1/4 और इसकी भी क्या 1/4, ठीक है। क्लियर। अब ये कॉइन टॉस करा हमने, हेड आया टेल आया, तो इनकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और यहाँ पे पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप पास हो गए 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/2 है ना। इक्वली लाइकली पास भी हो सकते फेल भी हो सकते हुए। क्लियर। तो अब एक चीज देखो, अब मुझे निकालनी है कि आप पास हो जाओ और टेल आ जाए, आप पास भी हो जाओ और टेल भी आ जाए, तो इसके हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये सीधी 1/4 आ रही है ना, है ना। यदि मैं इसको इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी पास एंड टेल दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, पास हो जाओ टेल हो जाओ, ये दोनों चीजें इनमें समझना, लॉजिक समझना भाई।
पास और टेल, मतलब ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों इवेंट होने चाहिए, पास भी होने चाहिए और टेल भी आनी चाहिए, तो इंटरसेक्शन, और ये प्रोबेबिलिटी इस केस में किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होने की इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की। प्रोबेबिलिटी पास होने की क्या 1/2, और प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1/4, और यहाँ से भी क्या आया था, इनसे डायरेक्ट भी 1/4। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मल्टीप्लीकेशन रूल है किसका, प्रोबेबिलिटी का, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट में अभी हमने पढ़ा था, उसी से निकलेगा वो रूल। अब देखो भाई ध्यान से, यदि डिपेंडेंट इवेंट है तो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ किसके बराबर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये था। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब इवेंट एफ ऑलरेडी ओकर हो रहा है इसके बराबर। या इस रूल को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी थी कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब एफ ओकर हो रहा था, यहाँ एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब ई ओकर हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन पी इन ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कि उस में प्रोबेबिलिटी निकालने, तो ये वाला फार्मूला यूज करना है डिपेंडेंट इवेंट में। और यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ सीधा हो जाएगा किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों में अंतर है, इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। ठीक है, अब देखो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दे रखा, बी ये दे रखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है, यदि इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/25 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो, ई एंड बी आर इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 3/10, इंटरसेक्शन एफ दे रखा है ये। आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट के होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। वेरीफाई करते भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 3/5 और ये क्या है 3/10, क्या हो जाएगा ये तो 9/50 हो जाएगा। तो ये तो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ दे रखी है 1/5, ये तो इक्वल नहीं आई इसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं, नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दे रखी है। ठीक है, अब मैं ना ये 2-4 करवाऊंगा, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा इस पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है, और ये क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ध्यान से समझना भाई, ये क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो क्या हो जाएगी 0.3 इंटू 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3=12, 0.12 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें पता है किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी की सारी वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू क्या है 0.3, बी की वैल्यू क्या है 0.7 और ए इंटरसेक्शन बी की 0.12, ये क्या हो जाएगा 0.7 माइनस 0.12, ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0.58 आ जाएगा। क्लियर, अब ए बाई बी की निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब बी ओकर हो गया तो इसके बराबर होगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है 0.4, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 40, कितने से 4 से कैंसिल कर देते, 4×3=12, 4×10 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये बाई ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ
ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमारा हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 0.3, मतलब कि 12 डिवाइडेड बाई 30, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 12 और 3 से 10, और अगर फिर कैंसिल कर देते तो ये 2 बाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक मिनट यार, यदि वहीं पे 4 से 6 से कैंसिल करते, 6 दूनी 12 6 दूनी तो 2/5, तो इस टाइप से हमें ये निकालना है। यदि यहाँ पे ये पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, वो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.3, मतलब कि 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट भी पूछता, नोट भी किसके बराबर होता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस 0.4, मतलब कि 0.6 के बराबर आ जाता। क्लियर। तो ये जो हमारा जो टोटल कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी का, वो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरी बार नहीं आते, एक बार क्लास को दोबारा देख लेना, यदि फिर भी डाउट है तो कमेंट कर देना, एक क्लास और लेंगे डाउट की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यदि आपको अच्छा लगा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर करना मत भूलना, ज्यादा बच्चे ताकि इसका बेनिफिट ले पाए। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।